हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया को देखेंगे कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के रूप कौन कौन से होते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं। जिस शब्द से किसी क्रिया का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें किसी क्रिया का होना पाया जाता है या प्रकट होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जैसे वह खाना खाता है, तो खाता है क्या हो गया? खाता है क्रिया हो गई। हम पानी पीते हैं, अब पीना क्या हो गया? क्रिया। मोहन नदी में नहाता है, नहाना क्या हो गया? क्रिया है एक प्रकार की। जिससे किसी काम के होने का ना होने का पता चलता है वही क्रिया कहलाती है। बिल्ली चूहों के पीछे तेज तेज दौड़ती है, दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, अब देखिए पहले वाक्य में खाता है से प्रकट होता है कि कर्ता खाने का कार्य कर रहा है। दूसरे वाक्य में पीते हैं से प्रकट होता है कि कर्ता पीने का कार्य कर रहा है। तीसरे वाक्य में नहाता है से नहाने का कार्य प्रकट हो रहा है और चौथे वाक्य में दौड़ती है से दौड़ने का कार्य प्रकट हो रहा है। अतः ये क्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्रिया का धातु रूप। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। धातु का अर्थ है क्रिया का मूल रूप। धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। जैसे खाना, खाया, खाई, खाता, खाती, खाऊं, खाए, खाऊंगा, खाएंगे, खाएगी, खाएगा, खाएगी आदि में एक ही धातु खा विद्यमान है। अब देखिए इन सभी वर्णों में क्या आ रहा है? खा आ रहा है। ठीक है, सभी क्रिया रूप से इसी धातु से बने हैं। इसे प्रकार लिखना, लिखा, लिखी, लिखता, लिखती, लिखूं, लिखे आदि से लिख धातु विद्यमान है। कौन सा धातु विद्यमान है? लिख। देखिए सब में लिख आ रहा है ना आगे। क्रिया के धातु रूप को आसानी से समझा जा सकता है। प्रायः क्रियाओं में ना का योग रहता है। इस ना को हटा देने से धातु शेष रह जाती है। जैसे ये है क्रिया और ये धातु रूप है इसका। अब ये है लिखना। लिख हो गया क्योंकि इसमें ना है। देखिए यहाँ पे ना बताया था कि प्राय क्रियाओं में ना का योग हो जाता है। अब देखिए जाना, जाना में ना हट गया, धोना में ना हट गया, पहनना में देखिए ना हट गया, सोना में देखिए ना हट गया, बोलना में ना हट गया, यहाँ पे वर्णा में बड़ हो गया, यहाँ पे सरना में सड़, करना का कर, काटना का काट, हटना का हट। ऐसे ही यहाँ देखिए खाना का खा, उठना का उठ, रोना का रो, उतरना का उतर, उगना का उग, बहना का बह, पढ़ना का पढ़, सुनना का सुन, डरना का डर, खोदना का खोद और नहाना का नहा। ठीक है, तो ये शब्द क्या होते हैं? धातु रूप होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रियाओं का यौगिक रूप। जो क्रियाएं एक से अधिक तत्वों से बनती हैं उन्हें यौगिक क्रियाएं कहते हैं। यानी कि वे क्रियाएं जो एक से अधिक तत्वों से बनेंगी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे यौगिक क्रियाएं। जैसे पाना, नहाना, पढ़वाना, जागिरना, लिख डालना, उठवाना आदि। यह क्रियाओं का यौगिक रूप है। इस क्रिया का सामान्य रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं यौगिक रूप को? यौगिक क्रियाओं क्या कहते हैं? इसका सामान्य रूप भी कहते हैं। मूल धातु में ना का संयोग करके क्रिया के यौगिक रूप का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब देखिए कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? सक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया। अब इसमें जो और भी क्रियाएं होती हैं वो और रूप इसके द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण, अक्रमक क्रियाएं। वैसे तो दो होती हैं मेन इसमें, सक्रमक और अक्रमक। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ किसी कर्म की आवश्यकता होती है वे सक्रमक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि सक्रमक देखिए नाम से ही पता चल रहा है इसके कर्म। ठीक है, कर्म की आवश्यकता होती है इसमें सक्रमक क्रियाओं में। अब देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है तो क्रिया हो गई, लेकिन कर्म क्या है? पुस्तक, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ रहा है। लड़कियां गीत गाती हैं। गाती हैं क्या हो गई? क्रिया, और गीत क्या हो गया? कर्म हो गया हमारा। ऐसे ही वह फल खाता है। खाता है क्रिया है एक, और फल क्या हो गया? कर्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आक्रमक क्रियाएं। ठीक है, जिस क्रिया के साथ वह किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह आक्रमक क्रिया कहलाती है। सक्रमक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है और आक्रमक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं
एग्जाम्पल इसके, वह घर जाता है, वे पेड़ पर चढ़ते हैं, कुत्ते अपरिचित लोगों पर भौंकते हैं। तो आपने इसमें देखा कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको आक्रामक क्रियाएं कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम द्विकर्मक क्रियाएं। द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? कुछ सक्रामक क्रियाओं के साथ एक के बजाय दो कर्मों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ ऐसी सक्रामक क्रियाएं होती हैं जिसमें एक के बजाय दो कर्म होते हैं। ठीक है, ऐसी सक्रामक क्रियाओं की द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं, यानी कि जिसमें दो कर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रियाएं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उसे एक केला दिया। ठीक है, अब इसमें उसे और केला ये दोनों कर्म हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कर्म हो जाएगा। दिया, दिखाया और पिलाया ये तो क्रियाएं हैं। ठीक है, और कर्म क्या हो गया? कर्म इसमें देखिए है उसे और केला, इसमें है मुझे और तमाशा, इसमें है गाय और पानी। ठीक है, उसने मुझे तमाशा दिखाया, यानी कि कर्म क्या हो गया? मुझे और तमाशा। गीता ने गाय को पानी पिलाया, कर्म कौन कौन सा हो गया? गाय और पानी। नेक्स्ट देखते हैं हम अपूर्ण आक्रामक क्रिया। जो क्रिया कर्ता के उपस्थित रहने पर भी पूरा अर्थ ना दे, यानी कि इसमें कर्ता तो उपस्थित होता है लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसे अपूर्ण आक्रामक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, वो खुद में पूर्ण नहीं होती हैं क्योंकि उसका पूरा अर्थ नहीं निकल पाता है। इस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्द की आवश्यकता होती है उन्हें पूरक कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अर्थ को जब हम पूरा करते हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे? उन्हें पूरक कहते हैं। अब देखते हैं हम, जैसे वह विद्यार्थी है। ठीक है, अब इसमें देखिए वह विद्यार्थी है, इसमें पूरक क्या है? विद्यार्थी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, मोहन कक्षा का नायक बना। ठीक है, इसमें पूरक क्या हो गया? नायक। ऐसे ही तुम मूर्ख कहलाते हो, तो पूरक क्या हो गया? इसमें मूर्ख हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम रचना के आधार पर। ठीक है, अब देखिए रचना के आधार पर क्रियाओं के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसका प्रयोग किया है ये देखेंगे। अब जैसे पहला है इसमें प्रेरणार्थक क्रियाएं, नेक्स्ट है संयुक्त क्रियाएं, थर्ड है पूर्वकालिक क्रियाएं, फोर्थ है नाम धातु, फिफ्थ है अनुकरणात्मक क्रियाएं, सिक्स है हमारा विधि सूचक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्रिया को देखते हैं जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कर्ता इसमें स्वयं कार्य नहीं करता है, वह हमेशा दूसरों से कार्य करवाता है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गीता ने श्वेता से पत्र लिखवाया। अब देखिए गीता ने स्वयं पत्र नहीं लिखा, गीता ने श्वेता से पत्र लिखवाया है, यानी कि उसने जो कार्य है वो दूसरे से करवाया है। ऐसे ही उसने अध्यापक से तुम्हें पिटवाया। ठीक है, तो उसने जो दूसरा व्यक्ति है उसने अध्यापक से पिटवाया है, उसने खुद नहीं पीटा है। ऐसे ही गौरव ने मुझको श्याम के द्वारा बुलाया, तो गौरव ने खुद नहीं बुलाया था, गौरव ने मुझको किसके द्वारा बुलवाया था? श्याम के द्वारा बुलवाया था। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट है हमारा संयुक्त क्रियाएं। जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती हैं। इसका अर्थ है संज्ञा विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। ठीक है, शब्दों के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए इसमें, आज आकाश में चांद दिखाई दिया। नेक्स्ट है वह अपना काम करने लगा। थर्ड है हमारा यह काम ज़रूर चल निकलेगा। अब देखिए पहले वाक्य में क्रिया दिखाई, देखिए इसमें ये लिखा है ना, दिखाई और दिया। ठीक है, दो क्रियाओं के मेल से बनी है। देखो दिखाई दिया, ये दो क्रिया हो गई। अब इसमें देखिए दूसरे वाक्य में क्रिया करने और लगा, दो क्रियाओं के मेल से बनी है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है? करने और लगा, ये दोनों क्रियाएं हैं। अब देखिए तीसरे वाक्य में क्रिया चल और निकलेगा, ये देखिए चल और निकलेगा, दो क्रियाओं के मेल से बनी है। अतः दिखाई दिया, करने लगा और चल निकलेगा, ये सभी क्या हो जाएंगी? हमारी संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। ठीक है, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त हो जाने के पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ होती है, यानी कि यहाँ पे पहली क्रिया क्या हो चुकी होती है? पहली क्रिया समाप्त हो चुकी होती है, फिर दूसरी क्रिया यहाँ पे आरंभ होती है। ठीक है, तो पहले समाप्त हो चुकी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी कि जो पहले समाप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए
इन वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे वह खाना खाकर गया, ठीक है, इसमें खाकर। पुस्तक पढ़कर योगेश सो गया, पढ़कर। मैं पाठ याद करके विद्यालय गया, याद करके। अब देखिए पहले में खाने की क्रिया जाने की क्रिया से पहले हुई है। अब देखिए यहाँ पे वह खाना खाकर गया, यानी कि उसने खाना पहले खाया, गया बाद में। ऐसे ही पुस्तक पढ़कर योगेश सो गया, यानी कि सबसे पहले क्या करा उसने, योगेश ने पुस्तक पढ़ी थी फिर सोया था। ऐसे ही मैं पाठ याद करके विद्यालय गया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पाठ याद करा, उसके बाद विद्यालय गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, यानी कि पहले समाप्त हो चुकी क्रिया ही क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया की रचना करना अत्यंत सरल है। सामान्यतः जिन क्रिया शब्दों के अंत में ना आता है उनमें से ना हटाकर मूल धातु में कर जोड़ देते हैं, यानी कि जिस क्रिया में ना आता है उसमें से हम ना हटा देंगे और जोड़ क्या देंगे, कर। अब देखिए ना आया, यहाँ पे ना की जगह हम क्या लगा देंगे, कर लगा देंगे। अब देखिए जैसे पढ़ना शब्द है तो पढ़ना में ना हटा देंगे, कर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पढ़कर। ऐसे ही लिखना में ना लिखा है, इसकी जगह कर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिख कर। ऐसे ही सोना, सोना में ना हटा दो और कर लगा दो तो क्या हो जाएगा, सो कर। आना, आना में ना हटा दीजिए और कर लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आकर। ऐसे ही जाना, जाकर। उठना, इन सभी शब्दों में हमें क्या करना है, ना हटा देना है और कर जोड़ देना है। उठ ना, ना हटा देंगे उठकर। बैठना, ना हटा देंगे बैठकर। लेना, लेकर। देना, देकर। गिरना, गिरकर। चलना, चलकर। बदलना, बदलकर। सजना, सजकर। नहाना, नहाकर। तो ऐसे ही देखा आपने कि जितने भी इन क्रियाओं में ना लगे होंगे हम उन सबको हटा देंगे। देखिए जैसे पीना है, पीना में हमने ना शब्द हटा दिया और पी के साथ हमने क्या लगा दिया, कर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी कर, ठीक है। ऐसे ही जीना है, जीना में ना हटा दीजिए, कर लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी कर। दौड़ना में ना हटा दीजिए और कर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, दौड़ कर। ऐसे ही सभी क्रियाओं में हम क्या करेंगे, ना हटाएंगे और क्या लगा देंगे, कर, ठीक है। अब देखते हैं किंतु क्रियाओं में कर धातु का प्रयोग हुआ है उनमें कर नहीं जोड़ते। अब जिसमें पहले ही कर जुड़ा हुआ है तो उसमें कर नहीं जोड़ेंगे, वरना मूल धातु में के जोड़ते हैं। मतलब अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ना हटाया कर जोड़ दिया, लेकिन कुछ शब्द ऐसी होती हैं क्रियाएं जिनमें कर शब्द पहले ही लगा होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कर लगाएंगे तो और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जिसमें पहले से ही कर लिखा होता है उसमें हम के लगाएंगे। देखिए जैसे करना, कर हो गया, इसमें ना की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे के लगा देंगे, क्योंकि कर नहीं कर सकते हम। ऐसी ईर्ष्या करना, ठीक है। तो ना की जगह हमने यहाँ क्या लगाया था, कर, लेकिन हम यहाँ पे ना की जगह क्या लगाएंगे, कर की, मतलब कर पहले ही दिया हुआ है तो के लगा देंगे। ऐसे देखिए ईर्ष्या करके। देखिए बाहर करना, ना हटा दो और इसकी जगह के लगा दो तो क्या हो जाएगा, बाहर करके। ऐसे ही बर्बाद करना, तो ना हटा देंगे और यहाँ के लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बर्बाद करके। देखिए आ गया बर्बाद करके। ऐसे ही याद करना, ना हटा दीजिए, के लगा दीजिए, याद करके। बात करना, ना हटा दीजिए, के लगा दीजिए, बात करके। स्वीकार करना, ना हटाइए, के लगाइए, स्वीकार करके। प्यार करना, ना हटाइए, के लगाइए, प्यार करके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नाम धातु। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है, यानी कि सर्वनाम से बने, संज्ञा से बने और विशेषण से जो भी क्रियाएं बनती हैं वह क्या कहलाती हैं, नाम धातु कहलाती हैं, ठीक है। जैसे इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। वह मुझसे लजता है, लजाता है। मेरा सिर चकरा रहा है, उसकी बात से मामला गरमा गया। अब देखिए इसमें लजाता है, चकरा रहा और गरमा गया, ये सभी क्या कहलाएंगी, नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगी। अब देखिए पहले में लजाता है, क्रिया लज्जा से बनी है, यानी कि लजाता शब्द किससे बना है, लज्जा से बना है, जो एक संज्ञा शब्द है, यानी कि जो लज्जा शब्द है वो क्या है, वो एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। दूसरे उदाहरण में चकरा रहा है, ये देखिए लिखा है ना, दूसरे उदाहरण में चकरा रहा है, क्रिया चक्कर से बनी है और चक्कर क्या है, चक्कर जो एक संज्ञा शब्द है, चक्कर क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तीसरे उदाहरण में गरमा गया, अब ये गरमा गया शब्द किससे बना है, गरम से, और गरम क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। अतः इन क्रियाओं के सामान्य रूप लजाना, चकराना और गरमाना नाम धातु क्रियाएं हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं, फिर
सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं, फिर विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। इन सभी को हम देखते हैं। अब देखिए, ये सभी संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, इनकी नाम धातु क्रियाएं कैसे बनती हैं, सर्वनाम शब्द की नाम धातु क्रिया कैसे बनती है, विशेषण से नाम धातु क्रियाएं कैसे बनती हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए, संज्ञा शब्द है डर। डर में ना लगा देंगे तो ये नाम धातु क्रिया बन जाएगी, जैसे कि डराना। ऐसे ही झूठ में नाम धातु क्रिया हमें बनानी है तो ये क्या हो जाएगा, झुठलाना। शर्म एक संज्ञा है, इसकी नाम धातु क्रिया शर्माना हो जाएगी। बात एक संज्ञा है, बताना और बतियाना, ये क्या हो जाएगी, नाम धातु हो जाएगी। ऐसे ही चमक चमकाना, दुख संज्ञा दुखाना नाम धातु, लहर संज्ञा लहराना नाम धातु। ठीक है, ऐसे ही ये भी संज्ञा शब्द दिए हुए हैं जिनकी ये नाम धातु क्रियाएं हैं। देखिए, पत्थर, चक्कर, त्याग, हाथ, जूता, धिक्कार और लज्जा, ये सभी क्या हो जाएंगी, हमारी संज्ञा। ऐसे ही पत्थर को हम पथराना जब बोलेंगे तो ये एक नाम धातु क्रिया बन जाएगी। चक्कर को चकराना, त्याग को त्यागना, हाथ को हथियाना, जूता को जुतियाना और धिक्कार को धिक्कारना, लज्जा को लजाना, यानी कि ये सभी क्या हैं, संज्ञा, और ये सब क्या है, इसकी नाम धातु क्रियाएं। अब देखते हैं सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया। सर्वनाम है अपना। ठीक है, अब इसकी नाम धातु क्रिया क्या बनेगी, अपनाना। विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया, ये विशेषण है दिए हुए, यानी कि किसी की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ऐसे ही विशेषण की नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी, अब देखिए, गरम का क्या हो जाएगा, ना। गरम में ना लगा देंगे, गरमाना। चिकना, चिकना में ना लगा देंगे, चिकनाना। गहरा में ना लगा देंगे, गहराना। लंगड़ा में ना लगा देंगे, लंगड़ाना। ऐसे ही 60 में ना लगा देंगे, सठियाना। खट्टा में ना लगा देंगे, खटियाना। नरम में मान लगा देंगे तो नरमाना। पागल में ना लगा दीजिए, पगलाना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं। देखिए, वास्तविक या काल्पनिक ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि जो वास्तव में और काल्पनिक ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बने, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। देखते हैं यहाँ पे, इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए, उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, इसमें खटखटाना। कुत्ता भौंकता है, इसमें भौंकना। वह बाजे की धुन पर थिरकने लगा और थिरकने लगा। अब इसको देखते हैं। पहले उदाहरण में खटखट ध्वनि से खटखटाना क्रिया बनी है, यानी कि ये जो खटखटाया शब्द बना है ये किस उससे बना है, किस ध्वनि से, खटखट से। दूसरे उदाहरण में कुत्ते की ध्वनि के अनुकरण पर भौंकना क्रिया बनी है। तीसरे उदाहरण में नाचने की कल्पित ध्वनि के आधार पर थिरकना, ये क्या बनी है, क्रिया बनी है। अतः खटखटाया, भौंकना और थिरकना, ये सभी क्या हो जाएंगी, अनुकरणात्मक क्रियाएं हो जाएंगी। अब कुछ अनुकरणात्मक क्रियाएं इस प्रकार है। देखिए, खिल खिल से खिलखिलाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, छल छल से छलछलाना, थर थर से थरथराना, सर सर से सरसराना, फड़ फड़ से फड़फड़ाना, झन झन से झंझनाना, चिंगार से चिंगारना, भिन भिन से भिनभिनाना, सनसन से सनसनाना, थप थप से थपथपाना, हिन हिन से हिनहिनाना, किटकिट से किटकिटाना, टटर से टटराना, टिमटिम से टिमटिमाना, चीची से चहचाना, टनटन से टनटनाना, मीमी से मिमियाना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं विधि सूचक क्रियाएं। विधि सूचक क्रियाएं क्या होती हैं, जो क्रियाएं विधि यानी कि आज्ञा, प्रार्थना और सलाह आदि को प्रकट करती हैं उन्हें विधि सूचक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जो आज्ञा को, प्रार्थना को और सलाह को प्रकट करती हैं उन्हें विधि सूचक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, अपना काम करो, यहाँ पे क्या दी गई है, आज्ञा। कृपया उसको यहाँ बुलाइए, यहाँ पे क्या की गई है, प्रार्थना। प्रार्थना कर रहा है कोई कि कृपया उसे बुलाइए। आप उसके जन्मदिन पर अवश्य जाइए। ठीक है, ये सलाह दी गई है यहाँ पे कि आप उनके जन्मदिन पर अवश्य जाइए। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, विधिपूर्वक क्रियाएं हो जाएंगी। पहले उदाहरण में करो, ठीक है, क्रिया आज्ञा को प्रकट करती है। देखिए यहाँ पे करो क्या है, आज्ञा को प्रकट कर रही है। दूसरे उदाहरण में बुलवाइए, क्रिया में प्रार्थना का भाव है। ठीक है, यहाँ प्रार्थना की जा रही है। तीसरे उदाहरण में जाइए, क्रिया में परामर्श का भाव है, यानी कि सलाह दी गई है। यहाँ पे यही शब्द क्या कहलाएंगे, ये विधि सूचक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया में विकार। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार उसके रूप में परिवर्तित होता रहता है, यानी कि क्रिया में परिवर्तन होता रहता है। किस किस के आधार पर, लिंग के, वचन के और पुरुष के आधार पर। अब देखते हैं लिंग के आधार पर
इसके रूप में परिवर्तित होना, किसके? क्रिया के। क्रिया का लिंग संज्ञा के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। क्रिया का जो रूप पुल्लिंग में आकारांत होता है वह स्त्रीलिंग में इकारांत होता है। अब देखते हैं, इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। मोहन जाता है, सुधा जाती है। इसमें जाता है के आधार पर देखा है और इसमें हमने जाती है के आधार पर, यानी कि इसमें पुल्लिंग के आधार पर और इसमें स्त्रीलिंग के आधार पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। रमेश स्कूल आया था, ये पुल्लिंग है। उसने दूध गर्म किया, पुल्लिंग। टूटे हुए जूते, पुल्लिंग। बहका हुआ आदमी, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में रमा, तुमने सब्जी गर्म की। फटी हुई कमीज, भड़की हुई घोड़ी, ठीक है। ये सभी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं वचन। क्रिया का वचन भी संज्ञा के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि क्रिया का जो वचन है वो संज्ञा के अनुसार क्या होता है? बदलता रहता है। यदि संज्ञा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे संज्ञा अगर एक वचन होगी तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन। यदि संज्ञा बहुवचन में होगी तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन होगी। अब देखिए, एक वचन ये है, बहुवचन ये है। मैं जाता है, ठीक है। मैं जाता हूँ में क्या होगा? मैं सिंगल एक वचन क्रिया है, ठीक है। एक वचन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिया बदल जाएगी जाता है। ऐसे ये बहुवचन हो गए। हम जाते हैं, हम यानी कि एक से अधिक लोग, यहाँ पे बदल जाएगी क्रिया जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही वह पढ़ता है, ये एक वचन है वह के साथ जो भी क्रिया प्रयोग हो रही है वह बदल गई है। देखिए, पढ़ता है और बे यानी कि एक से अधिक लोग, बे पढ़ते हैं। लड़की रोती है, लड़की एक वचन है तो रोती है, यहाँ पे वचन क्रिया के अनुसार बदल गया। ऐसे ही लड़कियाँ रोती हैं, यहाँ लड़कियाँ एक से अधिक हैं वो रोती हैं, तो यहाँ पे संज्ञा बहुवचन हो गई। बह जाएगी यानी कि एक लड़की, बे जाएंगी काफ़ी सारी लड़कियाँ। तू वहाँ थी, आप वहाँ थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पुरुष। आकारांत क्रिया रूप पुरुष के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक है। पुरुष के अनुसार क्या होते हैं? ये नहीं बदलते हैं, परंतु अन्य क्रियाओं रूपों में परिवर्तित आ जाता है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें मैं जाता है, तुम जाते हो, वह जाता है। अब यहाँ पे पुरुष जो हैं पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाता है, मैं जाऊँगा। मध्यम पुरुष में तुम जाओगे, अन्य पुरुष में वह जाएगा। उत्तम पुरुष में मैं जाऊँ, मध्यम पुरुष में तुम जाओ, अन्य पुरुष में वह जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सहायक क्रिया। जो क्रिया वाक्य में विद्यमान मुख्य क्रिया की सहायता करती है, यानी कि जो वाक्य में विद्यमान क्रिया होती है मुख्य क्रिया उसकी सहायता करती है, वही क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जो क्रिया में वाक्य में विद्यमान होती है मुख्य क्रिया वही क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। इसका कार्य मुख्य क्रिया की सहायता करना होता है। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मुख्य क्रिया की सहायता करना, उसका स्थान नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, वह मेरी बात सुनता है, श्याम खेल रहा था, लड़कियाँ कमरे में नाच रही थीं। अब देखिए, पहले उदाहरण में जाना मुख्य क्रिया है और हूँ उसकी सहायक क्रिया है। देखिए, जाना क्या है? सबसे मेन क्रिया है। हूँ क्या है? जाता की सहायक क्रिया है, ठीक है। दूसरे उदाहरण में सुनना मुख्य क्रिया है और हैं उसकी सहायक क्रिया है। देखिए, इसमें सुनता है, सुनना क्या हो गया? मुख्य क्रिया, और है क्या हो गया? इसकी सहायक क्रिया। ऐसे ही खेल रहा है में खेलना क्या हो गया? मुख्य क्रिया, और था हो गया सहायक क्रिया। नाचना क्या हो गया? इसमें मुख्य क्रिया, और रही थी, नाच रही थी, ये क्या हो गया? इसकी सहायक क्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सहायक क्रिया के रूप में मुख्य क्रिया के रूप में। यहाँ पे सहायक क्रिया देखेंगे, यहाँ पे मुख्य क्रिया देखेंगे। देखिए, वह आता है, वह अध्यापक है। सहायक क्रिया के रूप में वे पढ़ते हैं, तुम आए थे, उसने कहा था, मैं लिखता हूँ। और मुख्य क्रिया के रूप में वह अध्यापक है, वे विद्यार्थी हैं, तुम जंगल में थे, वहाँ एक सुंदर हाथी था, मैं दुकानदार हूँ, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा धातु का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर भी समझा था। यौगिक क्रियाएं किसे कहते हैं ये देखा था। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं उसके उदाहरण भी समझे थे। रचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है ये देखा था। लिंग के कारण क्रिया में क्या विकार होता है ये देखा था हमने। तो आज की क्लास में हमने क्रियाओं के बारे में सीखा था।